हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बिहार बीएड एग्जामिनेशन के लिए टीचिंग एंड एप्टीट्यूड सेक्शन से टॉपिक नंबर 4 जो है पाठ्यक्रम एवं सपाठ्यक्रम गतिविधियाँ, इस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को फर्दर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक एनालिसिस करते हैं, कौन कौन से टॉपिक है इस चैप्टर में। तो इसमें हमको पढ़ना है पाठ्यक्रम एवं सपाठ्यक्रम गतिविधियाँ चैप्टर है, और इसमें पाठ्यक्रम गतिविधियों के बारे में, पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रकार को पढ़ना है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता को पढ़ना है, पाठ्यक्रम के उद्देश्य को देखना है, पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं, पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है ये देखेंगे, सहपाठ्यक्रम गतिविधियाँ क्या होती है, और फिर सपाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रकार के कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण सपाठ्यक्रम जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, पौधारोपण, खेल हो गया, संगीत और नृत्य हो गया, कला आर्ट हो गया, भ्रमण हो गया, अन्य गतिविधियाँ कुछ है, छात्रों के विकास में सपाठ्यक्रम गतिविधियों की क्या भूमिका है ये देखेंगे, और सपाठ्यक्रम गतिविधियों की विशेषताएं देखेंगे। तो इतना कुछ हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा या सहपाठ्यक्रम विद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और उसकी सामग्री को कहते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्देशात्मक होता है जो सामान्यतः सिलेबस पर आधारित होता है। पाठ्यक्रम यह निर्दिष्ट करता है कि एक विशिष्ट ग्रेड या मानक प्राप्त करने हेतु किन विषयों को किस स्तर तक समझना अनिवार्य है। ठीक है, पाठ्यक्रम में केवल विद्यालय में होने वाले अनुभव नहीं बल्कि विद्यालय एवं उसके बाहर होने वाले गठन कार्य एवं अनुभव अपनी संपूर्णता में समाहित होते हैं। बेबिट के अनुसार, ये नाम आपको याद रखना है, बेबिट के अनुसार क्या है, पाठ्यक्रम एक सामाजिक इंजीनियरिंग का क्षेत्र है। पाठ्यक्रम क्या है, एक सामाजिक इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, इनकी सोशल लेवल पे इंजीनियरिंग है। तो सोशल लेवल पे इंजीनियरिंग के लिए पाठ्यक्रम क्या है, एक सामाजिक इंजीनियरिंग का क्षेत्र है। पाठ्यक्रम गतिविधियों में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उद्देश्य विद्यालय में शिक्षा की प्राप्ति करना है। क्रो एंड क्रो के अनुसार ये नाम याद रखेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह स्कूल के अंदर या बाहर प्राप्त करता है और जिन्हें उसके मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और अगला डेफिनेशन दिया है किसने, तो फ्रोबेल के अनुसार, इसको भी याद रखेंगे। इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। और डीवी के अनुसार क्या है, डीवी ने कहा है कि सीखने का विषय या पाठ्यक्रम विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वयन से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। इन्होंने क्या कहा कि सीखने का विषय या पाठ्यक्रम विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो कि उद्देश्यपूर्ण लगातार क्रियान्वयन से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। अगला डेफिनेशन दिया है किसने, अगला डेफिनेशन है मुदालियर आयोग के अनुसार, पाठ्यक्रम वह है जो छात्र के जीवन के प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला है पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, तो कक्षा संबंधित पाठ्यक्रम गतिविधियां, पुस्तकालय संबंधित पाठ्यक्रम गतिविधियां, सेमिनार, कार्यालय एवं वर्कशॉप से संबंधित पाठ्यक्रम गतिविधियां हैं, और पैनल डिस्कशन है। तो कक्षा संबंधित पाठ्यक्रम
गतिविधियाँ क्या है? इनका संबंध कक्षा में विभिन्न विषयों के अध्ययन से है। कक्षा संबंधित पाठ्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र का अध्यापन होता है। यानी कि इनका संबंध कक्षा में विभिन्न विषयों के अध्ययन से है, जिसमें कि अलग अलग विषय जो है आएंगे। और इसके अंतर्गत कक्षा लेक्चर प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। इस शिक्षण कार्य में विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। अगला है पुस्तकालय संबंधित पाठ्यक्रम। पुस्तकालय पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यहाँ विद्यार्थी किताब पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं। अगला है प्रयोगशाला संबंधित पाठ्यक्रम। विद्यालय में स्थित प्रयोगशाला कक्ष पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। विज्ञान संबंधित प्रयोगशाला में विद्यार्थी तथ्यात्मक अध्ययन करते हैं। अगला है सेमिनार, सम्मेलन एवं वर्कशॉप संबंधित पाठ्यक्रम गतिविधियाँ। विद्यालय में आयोजित होने वाले सेमिनार, सम्मेलन एवं वर्कशॉप संबंधित गतिविधियाँ पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। अगला है पैनल डिस्कशन। विद्यालयों में पैनल डिस्कशन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के ज्ञान, अनुभव एवं समझ को विकसित करना है। इसके तहत विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। यह शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं उपयोगिता कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता और क्या उपयोगिता होती है, तो ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। समय एवं शक्ति की बचत इससे होती है। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, शिक्षकों के कार्य में एकरूपता, ये सारे दृष्टिकोण हैं। समय एवं शक्ति की बचत को देखते हैं। पाठ्यक्रम के कारण समय एवं शक्ति दोनों की व्यापक बचत होती है। इससे शिक्षक एवं छात्र दोनों विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है और शिक्षा का जैसा पाठ्यक्रम होता है उसके उद्देश्य वैसे ही होते हैं। बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। ठीक है, अब अगला है ज्ञान की प्राप्ति होती है। पाठ्यक्रम छात्रों को आवश्यक ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अतः पाठ्यक्रम को ज्ञान विज्ञान का उपयुक्त साधन माना जाता है। आगे देखते हैं शिक्षकों के कार्यों में एकरूपता। तो पाठ्यक्रम के कारण विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षकों का कार्य समरूपता एवं एकरूपता लिए होता है। इससे शिक्षा का एक निश्चित स्तर बना रहता है। इससे विद्यालय में कार्यों में भिन्नता नहीं आती एवं भ्रम भी उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नागरिकता का विकास होता है इससे। तो पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को सुयोग्य एवं कुशल नागरिक बनाया जाता है। इससे उसमें नागरिक संबंधित गुणों का विकास होता है। इससे चरित्र का भी निर्माण होता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रगतिशील शिक्षण प्रणालियां चरित्र के निर्माण पर विशेष बल देती हैं, अर्थात पाठ्यक्रम के द्वारा चरित्र विकसित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं व्यक्तित्व का विकास भी इससे होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात पर बल देना चाहिए कि छात्रों का उससे विकास हो। ठीक है, छात्रों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से संभव है। खोज एवं आविष्कार। तो पाठ्यक्रम छात्रों के ज्ञान को समृद्ध करता है। ये छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण कर खोज एवं आविष्कार संबंधित कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। खोज एवं आविष्कार के प्रति उनमें सकारात्मक विचार प्रारंभ से ही आने लगता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में उन्हें नियमित रूप से प्रेरित करता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या हैं? पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित उद्देश्य सम्मिलित हैं। क्या और कैसे ज्ञान प्राप्त करें, बालक के व्यक्तित्व एवं चिंतन का विकास, बालकों की रुचियों पर आधारित होता है और आदर्श नागरिकों का निर्माण। ठीक है, तो क्या और कैसे ज्ञान प्राप्त करें, किसी कक्षा में क्या और कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए, इसकी जानकारी पाठ्यक्रम से ही होती है।
बालक के व्यक्तित्व एवं चिंतन का विकास। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व एवं चिंतन को विकसित करना है। साथ ही प्राकृतिक गुणों तथा शक्तियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। बालकों की रुचि पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण एक ही ज्ञान का उपार्जक है, वह बालक की रुचियों को ध्यान रखकर तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम में इस बात का समावेश होना चाहिए कि छात्र क्या जानता है। उसमें साहित्य, विज्ञान, गणित या भूगोल आदि परंपरागत विषय संक्षेप में होने चाहिए। आदर्श नागरिकों का निर्माण। पाठ्यक्रम रंग भेद, जाति भेद आदि के भेदभाव की भावना से रहित हो। ठीक है, आप पाठ्यक्रम के प्रकार को देखते हैं तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, और तो नहीं है कि केंद्रीय या फिर कोर पाठ्यक्रम। ये क्या हो गए? पाठ्यक्रम के प्रकार हो गए। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को विषय संबंधित ज्ञान प्रदान करना है। इस पाठ्यक्रम को मुख्यतः बालकों की रुचि, प्रवृत्ति एवं क्षमता को ध्यान में रखे बिना बनाया जाता है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम जो होता है ये विषय से संबंधित होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, इसमें अनुभवों को प्रधानता दी जाती है। व्यक्तित्व के विकास एवं जीवन में सफलता है तो अनुभव बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगला है केंद्रीय क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें पुस्तक एवं विषय की प्रधानता नहीं होती, इसमें बालक की क्रियाओं एवं अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। अगला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में विषय को प्रधानता न देकर बालक को प्रधानता दी जाती है। इसमें बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता एवं अवस्थाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन एवं डॉल्टन आदि सभी शिक्षण पद्धतियां इसे स्वीकार करती हैं। अगला है केंद्रीय या फिर कोर पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम सामान्यतः अमेरिका में प्रचलित है। इसमें कुछ विषय अनिवार्य एवं कुछ ऐच्छिक होते हैं। इस पाठ्यक्रम में शारीरिक विकास के अलावा अन्य सभी प्रकार के विकास का ध्यान रखा जाता है। अगला है पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की भूमिका। शिक्षक की क्या भूमिका होती है? पाठ्यक्रम की जो गतिविधियां जो मेंशन की जाती है, एक्टिविटीज़ जो करिकुलम में ऐड की जाती हैं, तो उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में शिक्षक की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में छात्रों को उपयुक्त दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। शिक्षक छात्रों को न सिर्फ ज्ञान से अवगत करवाते हैं बल्कि जीवन संबंधित विभिन्न मूल्यों से उन्हें परिचित भी कराते हैं। शिक्षक अपनी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को विशेष सहायता पहुंचाते हैं। इसके लिए शिक्षकों में निम्न आवश्यक गुणों का होना आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित तरीके से हो, इसके लिए शिक्षक को एक अच्छा योजनाकार होना आवश्यक है, ताकि विभिन्न गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सके। यानी कि एक अच्छा प्लानर होना चाहिए शिक्षक को, जो अच्छे से प्लान बना सके। पाठ्यक्रम संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक, ठीक है, के रूप में होती है। शिक्षण कार्य के समय एक शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन करते हुए सभी बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करे एवं छात्रों को प्रोत्साहित करे। शिक्षक को चाहिए कि वह किसी भी छात्र के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार न करें, इससे छात्रों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव, अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ने वाला है, इससे पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षक को एक प्रभावशाली आयोजक की भूमिका निभानी चाहिए ताकि कक्षा के सभी छात्र इस संदर्भ में अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। यानी कि प्रभावशाली ऑर्गेनाइजर होना चाहिए एवं अच्छे आयोजक के रूप में शिक्षक अपने दायित्वों का वास्तविक निर्वहन करता है। उनके अपने जितने उसके दायित्व होते हैं उनका वो रियलिटी में उनको फुलफिल करना है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अब हम देखेंगे एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो मुख्य पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में काम करता है, मुख्य पाठ्यक्रम के कम्प्लीमेंट के रूप में ये काम करता है।
सह पाठ्यक्रम गतिविधियां कहलाती है। यह पाठ्यक्रम के बहुत महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो छात्रों के व्यक्तित्व विकास करने के साथ ही कक्षा शिक्षा को सुदृढ़ करने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। देखिए, व्यक्तित्व का विकास तो करते ही हैं, लेकिन कक्षा में, क्लासरूम में जो उनकी एजुकेशन होती है उसको वो अफेक्टिव तरीके से बनाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम स्कूलों में नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। आधुनिक समय में व्यक्ति विकास के लिए अध्ययन के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में हिस्सा लेना भी अनिवार्य है। यानी व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ जितने सारे पाठ्येतर गतिविधियों हैं उसमें भी हिस्सा लेना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा करने से छात्रों में कॉन्फिडेंस की भावना प्रबल होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्र अध्ययन में तो काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में वो खुद को सहज महसूस नहीं करते, जिस कारण वह लोगों से बातचीत करने से घबराते हैं। यह परेशानी आगे भी छात्रों के भविष्य में नकारात्मक परिणाम लाती है। खेल, संगीत, कला, नाटक, बहस और चर्चा, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन, कला एवं शिल्प, सजावट, स्कूल पत्रिका में लेख, लोक संगीत, लोक नृत्य, फूलों की सजावट, मूर्ति निर्माण, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, चार्ट और मॉडल की तैयारी, एल्बम निर्माण करना, फोटोग्राफी, क्ले मॉडलिंग, खिलौना बनाना, साबुन एवं टोकरी बनाना एवं विभिन्न त्योहार के अवसर पर उत्सव का मंचन करना पाठ्येतर विषयों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से विषय हो गए पाठ्येतर? तो ये सारे हो गए। क्षेत्र के आधार पर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को मुख्यतः कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आउटडोर सह पाठ्यक्रम हो गया, और एक दूसरा कौन सा हो गया? इनडोर। ये क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। इस प्रकार की हम आउटडोर को देखते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां सामान्यतः विद्यालय के बाहर आयोजित की जाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया गया है, जैसे सामूहिक परेड, सामूहिक ड्रिल करना, योग, बागवानी, पौधारोपण, साइकिल चलाना, व्यायाम करना, सामूहिक प्रार्थना करना, सामाजिक सेवा करना, लंबी यात्रा करना, गांव में जाकर भ्रमण करना, सर्वेक्षण करना, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल खेल को आयोजित करना एवं सहपाठियों के साथ पिकनिक जाना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आउटडोर को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब इंडोर एक्टिविटीज़ देखते हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो कि मुख्यतः विद्यालय के सभागार में आयोजित होती हैं, यानी कि विद्यालय के ही अंदर, विद्यालय के कॉरिडोर में इसको आयोजित किया जाता है, जैसे नाटक, संगीत एवं नृत्य, चित्रांकन, रंगाई, सजावट, क्ले मॉडलिंग, प्राथमिक चिकित्सा, सिलाई, रंगोली, बुक बाइंडिंग, कला, शिल्प, क्विज, भाषण प्रतियोगिता आयोजित करना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। सब पाठ्यक्रम गतिविधियों के प्रकार कौन कौन से हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हम लोग टाइप देखने वाले हैं। तो पहला टाइप शारीरिक विकास गतिविधियाँ। शारीरिक विकास गतिविधियाँ, एक सेकेंड दीजिए। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खेलों, योगा, स्विमिंग, गार्डनिंग, जूडो, ड्राइविंग, एथलेटिक्स इत्यादि गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ये शारीरिक विकास गतिविधियाँ हुई। आगे है शैक्षणिक विकास गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत विविध प्रकार के क्लबों को शामिल किया जाता है। भूगोल क्लब, इतिहास क्लब, विज्ञान क्लब, क्विज, सर्वे, प्रोजेक्ट निर्माण गतिविधियाँ इसी के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक गतिविधियाँ, जहाँ साहित्य विकास संबंधित गतिविधियाँ अधिक होती हैं, ये हो गया साहित्यिक गतिविधियाँ। आगे देखते हैं सांस्कृतिक विकास गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, फैंसी ड्रेस प्रदर्शनी, पेंटिंग एवं अन्य सामूहिक गतिविधियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। नैतिक विकास गतिविधियाँ, सामाजिक सेवाओं, जन्मदिन का आयोजन, सुबह की सैर इसके अंतर्गत आते हैं। आगे है राष्ट्रीय एकता विकास गतिविधियाँ। शैक्षणिक भ्रमण, भाषण प्रतियोगिता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन इसी के अंतर्गत आता है। अब आगे देखेंगे महत्वपूर्ण सह पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट,
ग्रुप डिस्कशन है पहला। छात्रों के संप्रेषण को कुशल बनाने में ग्रुप डिस्कशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि कभी कभी मेधावी छात्र भी बातचीत के दौरान घबराते हैं। ऐसे में ग्रुप डिस्कशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रुप डिस्कशन से छात्रों में सामर्थ्यता तो बढ़ती ही है, साथ ही सामान्य ज्ञान, विषय के प्रति जागरूकता, आत्मविश्वास, सोचने एवं संप्रेषण की कुशलता में व्यापक वृद्धि होती है, जो छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए काफ़ी प्रासंगिक मानी जाती है। ग्रुप डिस्कशन से छात्रों की घबराहट दूर हो जाती है। ऐसे में छात्रों में साक्षात्कार के प्रति आत्मविश्वास की भावना प्रबल हो जाती है। मॉक इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन का ही एक प्रतिरूप माना जाता है। ऐसा करने से छात्र के मन में नकारात्मक विचार की भावना स्वतः दूर हो जाती है। अगला है प्लांटेशन, पौधारोपण। पौधारोपण आउटडोर एवं इंडोर दोनों सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में शामिल हो सकता है। पौधारोपण अभियान छात्रों में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम की जानकारी एवं पर्यावरण प्रदूषण संबंधित समस्याओं से अवगत करवाकर जागरूकता लाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार की एक्टिविटी से छात्रों में प्रदूषण एवं सफाई को लेकर जिम्मेदारी का प्रभावी मार्गदर्शन मिलता है। यह सक्रिय रूप से भागीदार छात्रों को जागरूक करने में प्रभावी भूमिका निभाता है। पौधारोपण कार्यक्रम सामाजिक नीतियों को प्रभावित करने वाला कार्यक्रम है। अगला है खेलों के माध्यम से ही खेल है। तो खेलों के माध्यम से ही छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने व्यक्तित्व को सही ढंग से विकसित कर सकते हैं। अगला है खेलों के माध्यम से बालकों में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जा सकता है। छात्रों को खेलों के माध्यम से ही अपनी योग्यताएं प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है। वे सही ढंग से अपनी क्षमताओं का परिचय दे पाते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति में शील गुणों का विकास होता है। आगे है खेलों में भाग लेने से छात्रों का मनोरंजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे शारीरिक और मानसिक रूप से कम तनाव महसूस करते हैं। यदि उन्हें हमेशा पढ़ाई लिखाई में ही लगाया जाए तो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। खेलों के द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण कर पाते हैं। खेलों के द्वारा छात्रों में जटिल परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। छात्रों में खेलों के आधार पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से परिचित कराया जाता है। खेलों के द्वारा छात्रों की मांसपेशियों का विकास होता है, जिससे वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर लेते हैं। यह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को क्रियान्वित कर पाते हैं। जिन लोगों के द्वारा शारीरिक रूप से विभिन्न क्रियाओं का समावेश किया जाता है, वे भली भांति विभिन्न प्रकार की बीमारियों को अपने अंदर विकसित होने से पूर्व ही समाप्त कर देते हैं। अगला है संगीत और नृत्य। यह एक ऐसी कला है जो बच्चों के मन में अभिरुचि उत्पन्न करती है। यदि बच्चों के मन में संगीत और नृत्य के प्रति सकारात्मक रुचि सृजित किया जाए तो निश्चित रूप से बच्चा इस क्षेत्र में एक प्रभावी करियर बना सकता है। प्रतिभा को उभारने में संगीत एवं नृत्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इससे बच्चों में रचनात्मक विकास तीव्रता से होता है। पढ़ाई के साथ साथ संगीत और नृत्य से बच्चों में गुणात्मक विकास होता है। आधुनिक जीवन शैली के कारण संगीत और नृत्य के प्रति बच्चों में आकर्षण तेजी से बढ़ा है। टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले रियलिटी शो से बच्चे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। अभिभावक भी अपने बच्चों को संगीत और नृत्य के प्रति अधिक प्रेरित करते हैं ताकि इसी क्षेत्र में उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। विद्यालय में संगीत एवं नृत्य सिखाने हेतु प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। व्यक्तित्व के रचनात्मक विकास में संगीत और नृत्य की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखते हैं कला, आर्ट, ड्रामा, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें कला सहपाठ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से बच्चे अपने भावनाओं को खूबसूरती से प्रस्तुत कर सकते हैं। कला को मानसिक विकास का परिमाप भी माना जाता है। आगे प्रसिद्ध चित्रकार विद्वान लियोनार्डो दा विंची ने कहा था कि मनुष्य भले ही अपने हाथों से चित्र बनाता है, परंतु हाथ तो सिर्फ एक माध्यम है। चित्र तो मानव मस्तिष्क की उपज है। कला के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए कुछ प्रतिभाशाली बच्चे प्रारंभ से ही कला के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं। भारत में कई ऐसे चित्रकार हुए हैं जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से देश का सम्मान बढ़ाया है।
मंजीत भावा एवं मकबूल फिदा हुसैन प्रमुख भारतीय चित्रकार हुए हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर ख्याति प्राप्त हुई है। कला रचनात्मक विकास का प्रतिरूप है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही कला को विभिन्न आयामों से ढाल सकता है। अतः विज्ञान विद्यार्जन के साथ साथ कला को प्रोत्साहित करना संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का परिचायक है। ठीक है, आगे देखते हैं भ्रमण। तो भ्रमण सह पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानबोधक यात्रा भी कहा जा सकता है। किसी भी स्थान का भ्रमण बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। भ्रमण को व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है। किसी भी स्थान पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखकर अध्ययन करना अधिक प्रभावशाली माना जाता है। शैक्षणिक अध्ययन में भ्रमण प्रभावी भूमिका निभाता है। भ्रमण के अनेक प्रतिरूप हो सकते हैं, जैसे मनोरंजन हेतु किए जाने वाला भ्रमण, शिक्षा ग्रहण करने हेतु किए जाने वाला अध्ययन, भौगोलिक भ्रमण, ऐतिहासिक भ्रमण। बच्चों को कभी कभी चिड़ियाघर के भ्रमण पर भी ले जाया जाता है, जहां वे विविध प्रकार के जीव जंतुओं से अवगत होते हैं। पिकनिक पर जाना मनोरंजन पूर्ण भ्रमण शिक्षण है। भ्रमण विधि द्वारा बच्चों का संतुलित एवं रचनात्मक विकास होता है। भ्रमण एक ऐसा माध्यम है जिससे कि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे बच्चों का संपूर्ण रचनात्मक विकास होता है। अन्य गतिविधियां कौन कौन सी? सपाठ्यक्रम के अंतर्गत अन्य गतिविधियों के तहत लोक नृत्य, नाटक, मंचन, निबंध लेखन प्रतियोगिता, ग्रुप डिस्कशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, सजावट, देशभक्ति, कविता पाठ, योग, व्यायाम, विभिन्न प्रकार के खेलों को शामिल किया जाता है। ग्रुप डिस्कशन परिचर्चा के समग्र ज्ञान का प्रतिरूप माना जाता है। इससे विषयों की गहनता ज्ञात होती है। व्यक्तित्व विकास के साथ साथ ज्ञान के निर्माण में ग्रुप डिस्कशन एवं परिचर्या प्रासंगिक एवं प्रभावी भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं छात्रों के विकास में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की क्या भूमिका होती है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां छात्रों द्वारा छात्र व्यवहारिक ज्ञान के अनुभव को समझ पाता है। व्यवहारिक शिक्षा या ज्ञान शिक्षा के कक्षा के शिक्षण एवं प्रशिक्षण को मजबूत बनाता करता है। कक्षा में बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है, वही सह पाठ्यक्रम के दौरान सौंदर्य विकास, चित्रण निर्माण एवं आध्यात्मिक विकास होता है। सह पाठ्यक्रम शिक्षा स्कूल और कॉलेज के छात्रों के मध्य समन्वय, समायोजन, भाषण प्रवाह आदि को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या क्या लाभ है इसको देखते हैं। तो पहला लाभ है परिचर्चा एवं ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने वाले छात्रों को अभिव्यक्ति क्षमता सुदृढ़ होती है। स्वस्थ एवं प्रभावी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में सहायता करते हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां खेल, अभिनय, गायन एवं कविता पाठ इत्यादि को विशेष रूप से प्रोत्साहित करती है। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां समाजीकरण, आत्म पहचान और आत्म मूल्यांकन का अवसर देती है। बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से ऊर्जावान एवं पूरी तरह से फिट रखने में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौशल विकास के निर्माण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह बताता है कि किसी भी काम को संगठित रूप से कैसे किया जा सकता है। तो अपनेपन की भावना को भी विकसित करने में सह पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी और निर्णायक निर्णय लेने में मानसिक विक्षिप्तता को दूर करने में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां सहायक मानी जाती हैं। करियर के प्रति युवाओं में चिंता बनी रहती है। कई बार वे तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से इस द्वंद्व को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की क्या विशेषताएं हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को कक्षा में, विद्यालय परिसर में या उसके बाहर अर्थात किसी भी स्थान पर आसानी से किया जा सकता है। देखिए, कक्षा में या फिर उसके बाहर। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों से विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास समान रूप से होता है। ठीक है, छात्रों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे गतिविधियों से विद्यार्थी का मानसिक तनाव कम होता है तथा शरीर में तंदुरुस्ती बनी रहती है। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एक उचित लक्ष्य निर्धारित करने में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां सहयोगात्मक भूमिका निभाती हैं।
सहपाठ्यक्रम गतिविधियाँ विद्यार्थियों में टीम वर्क स्पिरिट की कला विकसित करती है। ये विद्यालय में एनर्जी बूस्टर का काम करती है। ये स्थायी करियर निर्माण में भी सहायक भूमिका निभाती है। ज़्यादातर सहपाठ्यक्रम गतिविधियाँ लक्ष्य आधारित होती हैं, इसलिए विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इन्हें अनुकूल माना जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने पूरे चैप्टर को देख लिया है और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें हम अगला टॉपिक देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।